नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं दिल्ली में कोरोना के संक्रमण से बढ़ती हुई चिंताओं के मामलों से। जी हां, दिल्ली में अब कोरोना एक तरह से दिल्ली को अब नई राजधानी बना रहा है। कोरोना की दिल्ली को अब नई कोरोना कैपिटल कहा जा रहा है। यहां संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। संक्रमण के मामले में दिल्ली ने मुंबई को भी अब पीछे छोड़ दिया है। जो अब तक मुंबई कोरोना कैपिटल कही जा रही थी देश की, अब वो बाजी, वो जो कुर्सी है, अब वो हथियाली है दिल्ली ने। जी हां, दिल्ली में आंकड़ा 70,000 के पार पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में राजधानी में 3,788 नए मामले सामने आए हैं। यहां अब तक 2,300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तेजी से बढ़ते मरीजों के लिए अब दिल्ली में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के विकल्प भी खोजे जा रहे हैं। राजधानी के जो बैंक्वेट हॉल हैं उनको कोरोना सेंटर्स में तब्दील किया जा रहा है। यहां 10,000 बेड की क्षमता वाला कोरोना सेंटर खोला जाएगा। उधर दिल्ली में कोरोना को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। तो एक तरफ संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, बेड्स बढ़ाने की कवायदें चल रही हैं, और तीसरी तरफ राजनीति हो रही है। दिल्ली में क्या कुछ अपडेट्स हैं कोरोना को लेकर, इस मामले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दानिश आनंद, मेरे सहयोगी मौजूद हैं। दानिश, फिलहाल दिल्ली में क्या चल रहा है? कोरोना की नई कैपिटल बन गई है दिल्ली अब। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। दिल्ली अब देश की कोरोना कैपिटल बन चुकी है। जो कल लेटेस्ट आंकड़ा है वो भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग आंकड़ा है, और अब दिल्ली में 70,000 के ऊपर टोटल केसेस हैं। लेकिन अगर हम शुरुआत से दिल्ली के कोरोना ग्राफ को देखें तो 2 मार्च को दिल्ली में पहला कोरोना केस रिपोर्ट किया गया था, और मार्च के अंत तक दिल्ली में बस 97 कोरोना केसेस थे। लेकिन अगर हम मई में आके देखें तो मई में जो कुल आंकड़ा था टोटल कोरोना केसेस दिल्ली में, वो लगभग 20,000 के आसपास है। लेकिन जून में दिन भर दिन हम देख रहे हैं कि नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। कल भी लगभग 4,000 के करीब लेटेस्ट फिगर्स को रिपोर्ट किया गया था। तो दिल्ली में आंकड़े काफ़ी बढ़ चुके हैं, और इसका मुख्य कारण है टेस्टिंग, क्योंकि दिल्ली में टेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और दिल्ली में जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, अब वो टोटल 266 कंटेनमेंट जोन्स हैं, और इन कंटेनमेंट जोन्स के अंदर भी सरकार हर किसी का कोरोना टेस्ट कर रही है, हर किसी को प्रॉपर्ली चेकअप कर रही है। तो ये टेस्टिंग बढ़ने की वजह से भी दिल्ली में काफ़ी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। दूसरे हाथ पर अगर हम देखें तो जो ओवरऑल आंकड़ा 70,000 का है, तो इन 70,000 में से 40,000 मरीज़ अभी तक ठीक हो चुके हैं। और अगर हम डेथ रेट की बात करें तो दिल्ली का जो डेथ रेट है वो 3% पर है। और बाकी अगर हम देखें तो दिल्ली में इतना केसेस का शार्प राइज होने का मुख्य कारण है सरकार ने अनलॉक दिल्ली को कर दिया है, और कंटेनमेंट जोन भी इतने हैं, लेकिन तब भी सरकार ने दिल्ली को अनलॉक कर दिया है। और सूत्रों के मुताबिक ये इन कंटेनमेंट जोन्स में भी प्रॉपर्ली सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही है, और जो दिल्ली के जो कंजेस्टेड एरियाज़ हैं उधर भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही है। तो एक ये कारण है, इस वजह से बीमारी दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा फैल भी रही है। और दूसरे हाथ पर अगर हम देखें तो सरकार ने कोशिश करी है, बेड्स अवेलेबिलिटी के बारे में भी उन्होंने साफ सामने आके बताया है। अरविंद केजरीवाल ने कल बोला था कि दिल्ली में 7,000 बेड्स खाली हैं, और जो स्पेशली जो कोरोना सेंटर्स हैं दिल्ली में, उनमें भी लगभग 4,000 के करीब बेड्स खाली हैं। और अभी जो ओवरऑल 70,000 का जो हमने आंकड़ा हमारे सामने आया हुआ है, उसमें से 14,000 ऐसे मरीज़ हैं जो इस समय होम क्वारंटीन है, होम आइसोलेशन में हैं। तो सरकार भी अपनी तरह से प्रयास कर रही है कि दिल्ली में जो नंबर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं उनको कंट्रोल किया जाए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, मुख्य कारण ज़्यादा केसेस का सामने आने का है टेस्टिंग, क्योंकि दिल्ली में अभी टेस्टिंग लगभग 18,000 के करीब हो रही है। और लॉकडाउन के पहले के 2 महीने में दिल्ली में टेस्टिंग काफ़ी कम हो रही थी, और लगभग 2-3 हज़ार के करीब टेस्टिंग हो रही। तो इस वजह से हम देख रहे हैं अब टेस्टिंग बढ़ गई है, तो केसेस भी ज़्यादा उभर के सामने आ रहे हैं। और दूसरी तरफ राजनीति भी इस पर चल रही है। दानिश, पहले हमने देखा 2 मॉडल चल रहे थे पैरेलली, एक अमित शाह मॉडल चल रहा था, एक केजरीवाल मॉडल चल रहा था। इस पे पॉलिटिक्स कम नहीं हो रही थी। अब जो है केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है बीजेपी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। दिल्ली बीजेपी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है, और दिल्ली के जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये जो मॉडल है, अरविंद केजरीवाल मॉडल वर्सेस अमित शाह मॉडल, इसकी वजह से जितने भी पेशेंट्स हैं दिल्ली में वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। उनको पता नहीं उनको क्या करना चाहिए, क्या उनको घर पे होम आइसोलेशन पे रहना चाहिए,
या उनको 5 दिन फैसिलिटी में रहना चाहिए और फिर उसके बाद अस्पताल में भर्ती होना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो पॉलिटिक्स हो रही है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी के वजह से नहीं हो रही है। कुछ समय पहले हम सबको पता था, अब हम अरविंद केजरीवाल भी साफ आके उन्होंने बोला था कि दिल्ली में जितने भी बेड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिल्लीइट्स के लिए ही रखे जाने चाहिए। तो ये जो पॉलिटिक्स इसमें खेली जा रही है ये काफ़ी समय से दोनों पार्टीज़ की तरफ से हुए जा रही है और दिल्ली बीजेपी का मानना है कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को रिज़ाइन कर देना चाहिए, क्योंकि इतने महीने से जब उनके पास समय था फैसिलिटीज़ को अपग्रेड करने का और ज़्यादा डॉक्टर्स को फील्ड पर लाने का, तब वो बिल्कुल नहीं कर पाए। और प्रोजेक्शन भी दिल्ली सरकार ने दी हुई है कि आखिर कि दिल्ली में कम से कम 5 लाख केसेस तक राइज हो सकते हैं। तो दिल्ली बीजेपी का मानना है कि अरविंद केजरीवाल को रिज़ाइन कर देना चाहिए, क्योंकि वो सही तरह से दिल्ली की कोरोना वायरस में जितनी भी कंडीशन है उसको वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिला के कोरोना की नई कैपिटल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली बनती जा रही है। मुंबई को केसेस के मामले में पीछे छोड़ दिया है दिल्ली ने और इस पर पॉलिटिक्स भी हो रही है। लेकिन इस बीच सवाल सबसे बड़ा ये कि बढ़ते हुए मामलों के बीच में आखिर दिल्ली वालों को राहत कैसे मिले, क्योंकि जो केओस मचा हुआ है संक्रमित मामलों के बाद आखिर जाएं तो जाएं कहां, इलाज कराएं तो कराएं कैसे। इस पसोपेश में, इस असमंजस में दिल्ली की जनता फंसती हुई और हम उम्मीद करते हैं कि राजनीति से परे दिल्ली के वासियों के लिए कोई ठोस नीति तमाम सरकारें मिलकर उठाएंगी। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा मुंबई की और मुंबई का भी हाल ले लेते हैं। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या जो है वो 69,500 के पार हो गई है। लगभग 70,000 यहाँ भी मामले हैं। यहाँ कोरोना से 39,064 माफ कीजिएगा, कोरोना से 3964 की जो है वो मौत हुई है। हालांकि अच्छी खबर ये है कि कोरोना संक्रमण जो डबलिंग रेट था उसमें लगातार सुधार हो रहा है। शहर में कोरोना का ग्रोथ रेट भी है वो भी घट गया है। 2.49% था पहले ग्रोथ रेट, अब ये घटकर 1.81% हो गया है। धारावी में जो कि शुरुआत में बहुत बड़ी चिंता का एक विषय बन गया था मुंबई वासियों के लिए और एक तरह से डर का माहौल भी था कि अगर धारावी में अगर संक्रमित अनियंत्रित होकर फैला तो फिर कहीं ना कहीं इससे चिंता बढ़नी लाजमी थी। लेकिन धारावी से अच्छी खबरें लगातार मिल रही हैं। पिछले 3-4 हफ्ते से धारावी में मामले घट रहे हैं, रिकवरीज जो हैं वो बढ़ रही हैं। और अगर ऐसे में पूरे महाराष्ट्र का आंकड़ा देखें तो यहाँ 1,42,000 के पार टोटल जो संक्रमित मामले हैं वो पहुँच गए हैं और अब 6,700 से ज़्यादा लोगों की मौत जो है पूरे महाराष्ट्र में एक तरह से हुई है। और जी हाँ, और ये अब एक बड़ी खबर यहाँ से आ रही है मुंबई से कि मुंबई में जो कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है उसके बाद अब आम लोगों के लिए जो सहूलियतें हैं उनको भी खोलने पर विचार किया जा रहा है। खबर ये मिल रही है कि पूरी एहतियात के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग और कड़े नियमों के साथ अब सरकार जिम और सलून ये दोनों खोलने की तैयारी कर रही है। तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि सरकार ने जो फैसला लिया था मुंबई को उसे काफ़ी कड़ा माना जा रहा था। कई लोगों की ये शिकायत भी थी कि सरकार कुछ ज़्यादा सख्ती कर रही है। लेकिन अब एक अच्छी खबर मुंबई से कि सरकार ने अब जिम और सलून्स को खोलने की तैयारी कर ली है। इसका खाका क्या है, कब तक ये खुलेगा, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, सरकार क्या सोच रही है, ये तमाम जानकारी देने के लिए इस वक्त अनुराग शाह मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनुराग, अच्छी खबर है, बिल्कुल राहत भरी खबर, लेकिन तैयारी क्या है सरकार की? देखिए, जब केंद्र सरकार की तरफ से अनलॉक 1 अनाउंस किया गया था तब भी महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर मॉल्स वगैरह नहीं खोले गए थे क्योंकि जो यहाँ पर पॉजिटिव पेशेंट की जो संख्या थी वो काफी ज्यादा थी। तो अभी जो महाराष्ट्र के मंत्री है असलम शेख, उनका एक बयान आया है कि बस जल्द ही जो ऐलान किया जाएगा कि महाराष्ट्र के अंदर सलून और जिम जो है वो खोल ली जा सकेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अभी तक जो रिलीजियस प्लेस खोलने का जो फैसला है वो नहीं लिया गया है, उस पर भी विचार जारी है। लेकिन अच्छी खबर मुंबई के तौर से हम देखें तो यहाँ पर जो डबलिंग रेट है, जो 15 जून तक 28 दिन था तो वो अब 23 जून तक पहुंचकर 39 दिन हो गया है। जो ग्रोथ हो रही थी पॉजिटिव पेशेंट्स की, जो 2.5% थी, वो अब घटकर 1.81% हो गई है। और सबसे बड़ा जो बेंचमार्क है वो अगर आप देखें तो धारावी, जो एशिया की, भारत की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी स्लम है, सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है, वहां पर पिछले 20 दिन
से पिछले से कुछ ज्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं। अगर कल का आंकड़ा देखें तो मात्र 10 नए केसेस वहां आए थे, परसों वहां पर मात्र 5 केसेस आए थे और पिछले 20 दिन से जो वहां धारावी में जो केसेस है वो 20 से कम केसेस ही आ रहे हैं। और इसके बाद बीएमसी ने वहां पर जो 2 कोविड सेंटर थे उनको तक बंद कर दिया है। तो ये काफी जो राहत भरी खबर रही है मुंबई वासियों के लिए, क्योंकि धारावी जो है सबसे ज्यादा संक्रमित था, सबसे बड़ा हॉटस्पॉट था शुरुआती दिनों में और उसको लेकर बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार काफी ज्यादा चिंतित थे। लेकिन जिस तरह से प्रयास किए गए बीएमसी के द्वारा वहां पर लगातार, तो उसके बाद धारावी में कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सका है कोरोना का संक्रमण। और जो धारावी मॉडल है वो ही मॉडल जो है मुंबई के दूसरे इलाकों में जहां पर जो भी संक्रमण बना हुआ है या फिर बढ़ने की संभावना है, वहां पर धारावी मॉडल को अपनाने की बात महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की गई है। इसके अलावा जो बीएमसी कमिश्नर है उनके द्वारा भी कहा गया है कि अगर जब डबलिंग रेट 30 दिन से ज्यादा हो गई है तो विश्व के दूसरे देशों से ये कहीं ना कहीं संकेत मिले हैं कि राहत की खबर होगी और ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होगी। बीएमसी कमिश्नर ने एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा है कि 15 जुलाई से जो मुंबई वासी है वो और ज्यादा राहत की सांस लेंगे। जिस तरह से मिशन जीरो को शुरू किया है बीएमसी की तरफ से, उनका मिशन जीरो में यही है, ट्रेस ट्रैक आइसोलेट करके, तो उस पर भी काफी जबरदस्त काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो डबलिंग रेट के आंकड़े हैं, जो धारावी के आंकड़े हैं और जो ग्रोथ रेट है जो 2.5% से घटकर 1.8% हो गई, तो ये थोड़ा बहुत जो कॉन्फिडेंस है वो मुंबई के लोगों को दे रहे हैं। और इसके अलावा जैसे अभी अभी ऐलान हुआ है कि सलून से लेकर जिम्नेजियम है वो खोल दिए जाएंगे अगले कुछ दिनों में, तो ये भी कहीं ना कहीं मुंबई वासियों को राहत देंगे। बिल्कुल राहत भरी खबर। और जैसा आप बता रहे हैं कि 15 जुलाई के बाद और सहूलियत मिल सकती है, तो कहीं ना कहीं ये मुंबई के लिए बहुत अच्छी खबर। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। और फटाफट से अब पूरा ओवरऑल जो पिक्चर है देश भर में कोरोना की, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो कोरोना का आंकड़ा स्वाभाविक तौर पर अभी ऊपर ही जाएगा, ऐसा अनुमान भी था, पहले से ये प्रेडिक्शंस भी थे कि भाई जुलाई तक ये ग्राफ जो है कम नहीं होगा। बिल्कुल उसी ग्राफ की तरफ आगे बढ़ता हुआ देश बीते 24 घंटे में, हालांकि रिकॉर्ड जो है लगातार नए नए बन रहे हैं। 11, 12, 13, 14 हज़ार, अब 16 हज़ार के पार मामले हो गए हैं, लगभग 17 हज़ार के आसपास हो गए हैं। 24 घंटे में देश में 16,900 से ज़्यादा रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं और इस दौरान कुल मिला के 418 लोगों की मौत भी हुई है। और इस तरह से अगर कुल देखें तो देश में संक्रमितों की संख्या 4.25 लाख के आसपास हो गई है, 4,73,000 के पार ये पूरी संख्या जो है देश में हो गई है। मरने वालों का जो टोटल आंकड़ा है वो है 14,890, यानी कि 15,000 के आसपास का मामला ये भी पहुंच गया है। देश में 1,86,000 मामले अभी सक्रिय हैं फिलहाल, और इनसे कहीं ज़्यादा लोग यानी कि 2,71,000 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों में जा भी चुके हैं, वो अब स्वस्थ हैं। तो ये पूरे देश की कोरोना की तस्वीर, एक दिन में 16,900 नए मामले 24 घंटे में। और इस बीच लगातार वैक्सीन को लेकर, दवाइयों को लेकर भी अच्छी अच्छी खबरें मिलनी शुरू हो गई हैं। हाल ही में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दावा किया था कि उसकी तरफ से वैक्सीन इजाद की गई है, उसका ह्यूमन ट्रायल भी शुरू हो गया है। जी हाँ, दक्षिण अफ्रीका के सोवेटो शहर में इसका ट्रायल किया जा रहा है। इस वैक्सीन का ये पहला ट्रायल होगा। इसमें अमेरिका, ब्राज़ील, अफ्रीका जैसे देश हिस्सा ले रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन में एक और वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल जल्द शुरू किया जाएगा। ये परीक्षण 300 लोगों पर किया जाएगा। लंदन के इंपीरियल कॉलेज के वैज्ञानिकों ने ये नई वैक्सीन खोजी है और बताया जा रहा है कि ये जानवरों पर इसके जो ट्रायल किए गए, इसमें इस वैक्सीन ने काफ़ी अच्छे परिणाम दिए। और कोरोना काल में एक और जो बड़ी राहत मिली है वो कंपनियों को मिली है। कोरोना काल में काफ़ी अच्छी राहत मिलने की खबर मिल रही है। शेयर बाज़ार में जो भारी गिरावट आई थी उसके बीच में रेगुलेटर सेबी, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कंपनियों को जो प्रमोटर्स के प्रेफरेंशियल इशू प्राइसिंग है उसके जो तमाम नियम हैं उनमें ढील दे दी है। क्या है ये पूरी खबर बताने के लिए मेरे साथ हमारे सहयोगी ब्रिजेश कुमार जी जुड़ रहे हैं। ब्रिजेश जी, ये सेबी ने कंपनियों को जो प्रेफरेंशियल इशू प्राइसिंग नियमों में राहत दी है, ये एग्जैक्टली
ये वाला फैसला क्या है और इसके अलावा और क्या क्या सेबी ने बातें कही हैं? बिल्कुल, ये जो इसमें सबसे अहम बात है प्रेफरेंशियल इशू में वो ये है कि जो कीमत तय करने का नियम होता है उसको आसान कर दिया गया है जो कंपनियों के प्रमोटर हैं उनके लिए। अभी जो नियम था उसमें ये था कि 2 हफ्ते के हाई और लो का औसत या 26 हफ्ते के हाई या लो का औसत, इसमें से जो ज्यादा होगा कीमत उसी पर जो है प्रमोटर पैसा लगा पाएंगे। लेकिन अब उसको घटा करके ये कर दिया गया है कि 2 हफ्ते का हाई या लो का औसत या 12 हफ्ते के हाई या लो का औसत। दरअसल अगर 6 महीने यानी 26 हफ्ते जोड़ते तो मार्केट उस वक्त काफी ऊपर था, तो उस प्राइस पर प्रमोटर को कंपनी में पैसे डालने में काफी महंगा पड़ता। इसलिए जो है वो कंपनियों की ओर से इसकी मांग की जा रही थी कि ये रियायत दी जाए, और वो रियायत सेबी ने लिमिटेड पीरियड के लिए 31 दिसंबर 2020 तक के लिए ये रियायत दे दी है। तो ये बात हुई प्रेफरेंशियल इशू वाली। इसके अलावा सेबी ने 2-3 और फैसले किए हैं, जिसमें एक निवेशकों के लिहाज से अहम यह है कि अगर किसी वजह से ओपन ऑफर लाने में देरी होती, जो कंपनी टाइमलाइन तय करती है उससे बहुत ज्यादा वक्त लगता है, और ये वक्त लगने के पीछे कोई सरकारी वजह नहीं है बल्कि किसी तरह का लिटिगेशन हो जाना है या कोई वैल्यूएशन को लेकर आपसी मतभेद हो जाना है या कोई और दिक्कत है, तो इन सभी मामलों में निवेशकों को 10% की दर से ब्याज देना पड़ेगा कंपनियों को। ओपन ऑफर की जो प्राइस होगी इसमें उसको जोड़ के देना पड़ेगा निवेशकों को। इसके अलावा कंपनियों के लिहाज से इसी ओपन ऑफर के नियम में एक और राहत की बात कही गई है कि बल्क डील या ब्लॉक डील, इसके जरिए भी ओपन ऑफर में शेयर खरीद की जा सकती है। इसमें हाल के समय में कुछ कंपनियों में दिक्कत आई थी, इसलिए इंडस्ट्री की ओर से रिप्रेजेंटेशन गया था सेबी को, इसलिए सेबी ने इसमें बदलाव कर दिया है। एक और जो चीज है कि इनडायरेक्ट एक्विजिशन अगर होता है ओपन ऑफर में, तो वहां भी 100% रकम जो है वो अलग खाते में रखना पड़ेगा, ताकि कहीं प्रमोटर या कोई और उसका मिसयूज नहीं करे इनडायरेक्ट एक्विजिशन कर लेने के बाद। तो ये बात हुई। तीसरा, इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर एक इंपॉर्टेंट चीज ये किया गया है कि बाकायदा स्ट्रक्चरल डिजिटल लिस्ट बनेगी कि अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या क्या है कंपनी के पास और किन किन लोगों को इसकी जानकारी है, ताकि कोई इस जानकारी का फायदा उठाकर बाजार में ट्रेडिंग नहीं कर पाए, अलग से मतलब इसका कोई फायदा लेकर कोई मुनाफा नहीं कमाए, और जब तक ये इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं होती है। चौथा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो सेटलमेंट के नियम हैं उनमें सेबी ने कुछ रियायत दी है। प्रमोटर्स अभी तक जो है वो सेटलमेंट का पार्ट नहीं हो पाते थे, उनको भी अब सेटलमेंट का रास्ता अपना सकेंगे। इसके अलावा कुछ मामलों में ये रियायत दी गई है कि जो नोटिस आएगा उसमें सेटलमेंट का भी ऑप्शन लिखा होगा, वरना पहले ये होता था कि पहले नोटिस आएगा, बाकी का प्रोसेस होगा, फिर आप सेटलमेंट एप्लीकेशन फाइल कीजिए, तो काफी वक्त लगता था। सेबी के लिए भी इसमें बहुत सारे मामले इकट्ठा होते थे, और जो लिटिगेंट होते थे जिनके ऊपर मामला ये होता आरोप लगे होते थे, मामला होता था, जिनको अपनी बेगुनाही साबित करनी होती थी सेबी के सामने, उनको भी काफी वक्त लगता था। तो कुल मिलाकर के ये इससे जो है टाइमलाइन कम होगी थोड़ी मामलों को निपटाने की। सेबी के पास जो वक्त ज्यादा बचेगा बाकी चीजों पर फोकस करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और आगे बढ़ते हैं। मुंबईकर्स को लॉकडाउन में बिजली का झटका देने के बाद अब सरकार कह रही है कि ग्राहकों को बिजली के जो बिल का रियायत है उसका फायदा मिलना चाहिए। केंद्र ने डिस्कॉम्स को राहत दी है, इसका फायदा उन्हें लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ये सरकार कह रही है। दरअसल हुआ ये है कि बिजली के बिल ने मुंबईकर्स के होश उड़ा दिए हैं। बीते कई दिनों से सोशल मीडिया पे लोग अपनी अपनी व्यथाएं जो हैं वो शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो जिनका 1000, 1500, 500 रुपये जो बिल आता था, अब उनका 5000, 7000 और यहाँ तक कि 10-10 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। और ये शिकायतें जो हैं ये पूरे MMR यानी कि जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में है, अब वहाँ आ रही है। तो कुल मिला के ये औसत से 4 गुना तक ज़्यादा बिल जो है मुंबई में लगातार आ रहे हैं। लॉकडाउन में मीटर की रीडिंग नहीं हुई, इसके पीछे इसको एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। और अचानक से जो ये बिल बढ़ गए हैं उससे मुंबईकर्स के होश उड़ गए हैं।
हालांकि सरकार ने कुछ रियायतें भी दी हैं। सरकार कह रही है कि आप EMI में जो है अपने बिल का भुगतान कर सकते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार जो है बिजली कंपनियों को ये एक तरह से हिदायत दे रही है कि भाई जो आपको डिस्कॉम्स को जो केंद्र सरकार ने राहत दी है उसका फ़ायदा अब आप ग्राहकों तक पहुंचाएं। गलवान घाटी में मुंह की खाने के बावजूद चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जी हां, गलवान के बाद चीन ने लद्दाख के डेप्सांग पर अब अपनी नजर गड़ा दी है। चीन ने डेप्सांग में सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। डेप्सांग वो इलाका है जहां 2013 में भारत और चीन के बीच में तनाव हुआ था। चीन की कार्रवाई के बाद दौलत बेग ओल्डी में भारत ने भी सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। यह इलाका सामरिक दृष्टि से बेहद अहम है। भारत ने भी लद्दाख में अपने सबसे ताकतवर T-90 भीष्म टैंक तैनात कर दिए हैं। T-90 भीष्म टैंक जो है उनकी तैनाती चीन को भारत की एक तरह से चेतावनी है कि भारतीय सेना हर परिस्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार है और किसी भी हाल में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बीच भारत और चीन के बीच राजनयिक स्तर पर बातचीत हुई है। संयुक्त सचिव स्तर की इस बातचीत में भारत ने लद्दाख में हाल ही की घटनाओं पर चिंता जाहिर की है। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि दोनों पक्षों को वास्तविक नियंत्रण रेखा का कड़ाई से सम्मान और निरीक्षण करना चाहिए।